हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली हमने कौन सी रेशो की है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड की है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड की, इक्विटी को हटा दो। मतलब शेयर होल्डर फंड में हमने क्या लिया, इक्विटी शेयर होल्डर का फंड भी लिया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फंड भी लिया। अब उस फंड में से हम यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के फंड को ना लें, हमने इस रेशो में क्या देखना है कि सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी के रियल ओनर हैं उनको जो इन्वेस्टमेंट करने पर कितना रिटर्न मिलता है, क्योंकि हमारे रियल ओनर तो वही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म भी ओनर यही है। तो ये सब जो स्टॉक मार्केट में जो प्राइस आता है ना, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर का ही आता है ना। तो ये हमें ये पता करना है कि उनको कितना, जो रियल ओनर है उनको कितनी रिटर्न मिलती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम ये रेशो यूज़ करेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। पिछली हमारी कौन सी रेशो थी, ऑन टोटल शेयर होल्डर फंड। टोटल में तो दोनों शेयर होल्डर आ जाते थे ना। तो देख लेते हैं हम अब क्या करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। फंड आपने ये भी ध्यान रखना, मैंने पीछे शब्द क्या यूज़ करे हैं, फंड। फंड में शेयर कैपिटल भी आ जाते हैं और सारे प्रॉफिट रिजर्व भी आ जाते हैं जिस पर इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार होता है। यदि मैं लिखती इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल, तो सिर्फ कैपिटल आनी थी, उसके बाकी फंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आने थे, ठीक है। तो आपने जब क्वेश्चन करना है ये भी ध्यान में रखना है कि पीछे फंड लिखा है कि कैपिटल लिखा है, ठीक है। और रियल ओनर, आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के रियल ओनर होते हैं। जब एक बार इनको कंपनी के शेयर इशू कर दिए जाते हैं और कंपनी जब बाइंडिंग अप, चाहे 5,000 साल चले, जब कंपनी का बाइंडिंग अप होता है तभी इनके शेयर वापस होते हैं। उससे पहले इनके शेयर को हम वापस नहीं करते हैं। हाँ, एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, वो भी किसके थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू, ठीक है। लेकिन ये हमेशा बने ही रहेंगे कंपनी के क्या, शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। और क्योंकि इनको काफ़ी रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि सभी को पेमेंट करने के बाद, चाहे बाहर वालों को पेमेंट करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद एंड में जो बचता है वो इनका होता है, ठीक है। इसलिए डिविडेंड है ना, इसलिए इनका डिविडेंड कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रिस्क इनको ही भी करना पड़ता है, क्योंकि जो भी एंड में बचेगा, तो एंड में तो रिस्क होता ही है, पता नहीं शायद कुछ भी ना बचे, तो ठीक है। यदि पैसा डूबेगा तो इनका पैसा डूबेगा, एंड में तो इन्हीं के डूबना ना, पहले बाकियों की पेमेंट होगी। इसलिए जो रियल ओनर होते हैं सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कंपनी के रिटर्न में, और इनकी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बाकियों के कंपेयर में, क्योंकि रिस्क जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होगी। वो भी चाहेंगे ना कि हमें कंपनी में यदि पैसा लगाया है तो हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिले एज कम्पेयर टू प्रेफरेंस शेयर, एज कम्पेयर टू डिवेंचर, क्योंकि रिस्क सबसे ज़्यादा तो रियल ओनर का ही होता है ना। इसलिए वो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो कम रिस्की होते हैं, क्योंकि इनको पहले ही पता है, फिक्स है ना, कि तो इनको इतना डिविडेंड मिलना है जब भी कंपनी का प्रॉफिट है, और उनको पहले मिल जाना है और रियल ओनर से पहले, इसलिए इनका फिक्स है। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर जानना चाहते हैं जिस कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया हुआ है उस पर उनको कितनी रिटर्न मिल रही है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर आर मोर इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंपनी। वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्ट होता है और परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी, क्योंकि सब कुछ एंड में किसको बियर करना है, इक्विटी शेयर होल्डर को तो करना है। इसलिए वो कंपनी की परफॉर्मेंस पर भी इंटरेस्ट होता है, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी उनका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ठीक है। दो प्रॉफिट विच कैन बी मेड अवेलेबल टू पे डिविडेंड टू देम, ठीक है। वो उस प्रॉफिट में भी बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है जिसको जो उनको भी देना है, ठीक है। कई बार ये होता है कि कंपनी के पास एंड में प्रॉफिट तो बच जाता है, जिस पर अधिकार तो इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, लेकिन उनको कुछ पार्ट उनको एज ए डिविडेंड दिया जाता है। कुछ कंपनी क्या करती है, उस पार्ट को एज ए ग्रोथ के लिए लगा देती है। एक टाइप से उन्हीं का भी फायदा होगा, यदि ग्रोथ के लिए लगाएगी उस पर भी रिटर्न मिलेगी, तो नेचुरली उसके मार्केट में शेयर की कीमत बढ़ेगी। तो यदि वो बेचना चाहे तो कंपनी अपने शेयर मार्केट में बेच के भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो एक टाइप से तो उनका इंटरेस्ट किस में होता है, डिविडेंड की बजाय किस में होता है, वो वाला प्रॉफिट पर होता है जिस पर उनका अधिकार होता है, चाहे उनको एज ए डिविडेंड दिया जाए, चाहे उनको कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर दिया जाए। दोनों में इंटरेस्ट होता है। जो कंपनी की ग्रोथ में लगा दिया तो इससे नेचुरली इंडायरेक्टली उनके शेयर की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। शेयर की कीमत बढ़ जाएगी, जब भी वो शेयर बेचेंगे तो उनको बढ़ी हुई कीमत मिलेगी, तो वो भी उनका कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए शेयर होल्डर इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी की उस प्रॉफिट पर जिस पर उनका अधिकार होता है, ठीक है। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो प्रॉफिट उनके लिए पड़ा हुआ है, ठीक है। चाहे उनको दिया या नहीं दिया, वो अलग कंसेप्ट है। क्योंकि दिया तो उनको सिर्फ डिविडेंड के रूप में दिया जाता है, कैश, ठीक है। और दूसरा उनके पास दो ही सोर्स होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा कमाने के, एक तो डिविडेंड, एक कैपिटल गेन। कैपिटल गेन तब मिलता है जब वो मार्केट में अपने शेयर बेचते हैं तब मिलता है, ठीक है। चलो हम आगे करते हैं इक्विटी शेयर। अब हम कैलकुलेशन कर देना स्टार्ट कर देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर फंड किसे कहते हैं, हमने कौन सी रेशो करानी है, रिटर्न ऑन इक्विटी फंड करनी है ना। तो इसके लिए सबसे पहले इक्विटी फंड का भी पता होना चाहिए क्या क्या होता है, रिविजन ही है आपकी, जिस पर
क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में फ्री रिजर्व, शेयर प्रीमियम, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, जिस पर शेयर होल्डर का अधिकार है, सारे प्रॉफिट जो सारे रिजर्व जिस पर शेयर होल्डर का अधिकार होता है, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यदि कोई लॉस है डेबिट साइड पर एसेट साइड पड़ा उसको माइनस कर दो, मतलब जिस पर शेयर होल्डर का अधिकार है वो सारे क्या होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है, वो हमने लिया, हमारी रेशो क्या है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पर देखो हमने यहाँ पर पिछली रेशो के कंपेयर में हमने यहाँ तक लिया था ना, और हमने टोटल शेयर होल्डर फंड लिया था, है ना, उसमें प्लस हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर फंड भी ऐड किया था, बाकी सेम ही है। पर अब हमने क्या किया, ऊपर में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया ना, उसमें हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अब डिविडेंड दे दिया। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट बाद में कैसे बचेगा, उसमें से माइनस करो तभी बचेगा ना, जो भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नेट प्रॉफिट आ गया माइनस प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड दे दिया, जो एंड में बचता है वो किसका हो गया इक्विटी शेयर होल्डर का। तो इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर का जितना भी फंड है वो डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाती है रिटर्न ऑन इक्विटी फंड आ जाती है। क्लियर है आपको, बस ये रेशो इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी फंड। ठीक है, दूसरा है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, कई बार होता है ना इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर रिटर्न ऑन इक्विटी फंड अलग है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल अलग है। अब न्यूमेरिकल आ जाता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल निकालो, तो अब आपने इक्विटी कैपिटल निकालो तो कैपिटल ही लेनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल लेनी है। देखो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल ली मैंने, पर बाकी सारे रिजर्व प्रीमियम नहीं ऐड किए ना, तो सिर्फ यदि क्वेश्चन ही आपसे पूछा कि सिर्फ शेयर कैपिटल पर रिटर्न निकालो, इक्विटी शेयर कैपिटल पर रिटर्न, तो आपने नीचे क्या लेनी है सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ही लेनी है। और ध्यान में रखना है चाहे ये है या है ये है, सिर्फ पेड अप कैपिटल लेनी है। ऐसे नहीं जैसे कि 10 रुपये शेयर की वैल्यू और सिर्फ उन्होंने 8 रुपये पेड की है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में दोनों ही केसेस में पेड वैल्यू लेनी है, ये ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पेड वैल्यू तभी तो इन्वेस्टमेंट तभी होंगे ना जो पैसे लगाया ही नहीं, 2 रुपये लगाए ही नहीं, जिसको हमने मंगाया ही नहीं है, तो उसको तो उस पर थोड़े हमने रिटर्न कैलकुलेट करनी है, हमने उसी पर रिटर्न करनी है जो एक्चुअली उन्होंने दे दिया है, कितना जितना कॉल्ड अप जिन्होंने पेड कर दिया उस पर ही हम रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, जो और उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड में माइनस को, तो एंड में जो प्रॉफिट बच गया किसका शेयर होल्डर का बच गया इक्विटी शेयर होल्डर का डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल की पेड अप कैपिटल, इक्विटी जितना उन्होंने पेड कर दिया है। तो 2 रेशो मैंने आपको एक ही में करा दी। यदि आपको पूछा हुआ है रिटर्न ऑन इक्विटी फंड तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, फ़र्क ये बस इतना ही है, यहाँ फंड लेनी है सारा लेना है, यहाँ पर सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लेनी है। ठीक है, दोनों का मकसद एक ही है, दोनों रेशो का मतलब कि जितनी रेशो ये ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा हुआ, क्योंकि शेयर होल्डर है ना, कौन चाहता है, सभी चाहते हैं कि मेरी रिटर्न ज़्यादा मिले, तो इक्विटी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और इंटर फर्म कंपैरिजन, हम अपनी जैसी इस कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रिटर्न मिल रहा है, दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रिटर्न मिल रहा है, तो उसका भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और जो शेयर होल्डर है वो भी उनको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि यदि मेरा पैसा यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, तो मैं यहाँ के शेयर बेच के दूसरी कंपनी के शेयर ले लूँ। ठीक है, तो बेदर इन्वेस्टमेंट इज अट्रैक्टिव, कि ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव है कि नहीं है, इसके बारे में भी हमें इस रेशो से पता चल जाता है। ट्रेंड रेशो आपको पता ही क्या होती है, हम क्या करते हैं इस साल इक्विटी शेयर पर कितना रिटर्न आया, पिछले साल कितना आया, पिछले 5-6 सालों का हर साल का निकाल के रख लेते हैं, उसका ट्रेंड देख लेते हैं कि ये ग्रोइंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड है। तो इसके बारे में इन्वेस्टर और बाकी लोगों को भी काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता है, ग्रोथ का पता चल जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी का पता चल जाता है, एफिशिएंसी का पता चल जाता है। दूसरी बात है, आप एक बात वो भी ध्यान में रखना, इसमें जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो किस पर ली जाती है, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट ली जाती है, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट ली जाती है। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, बस अब सेम ही है, बस आपने इक्विटी शेयर होल्डर, बस कंसेप्ट ध्यान रखा ना, कुछ नहीं, सारी थियरी जीरो है। मैं आपको बता दूं, यदि आपने सिर्फ जो टर्म है ऊपर एक है ना रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, बस उसको ही ध्यान में रख लिया ना तो सब कुछ हो गया। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, इक्विटी शेयर हो गए 10 रुपये या पूरा 10 रुपये की कीमत थी, पर 8 रुपये मंगाए हैं, 80,000 रुपये मंगाया है, लेकिन हमने इससे कितना मंगाना था 1 लाख मंगाना था। इसका मतलब उन्होंने कंपनी में अभी कितना इन्वेस्टमेंट की है 80,000 की है, ना कि 1 लाख। इसलिए हम जब भी रेशो निकालेंगे तो नीचे क्या लेंगे, इक्विटी शेयर है ना तो 80,000 लेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का कितना पैसा लगा हुआ है 1 लाख लगाया, लेकिन हम यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं लेंगे क्योंकि हमने इक्विटी शेयर फंड निकालना है। यदि हम शेयर होल्डर फंड लेते तो हमने ये वाली टर्म लेनी थी। ठीक है, फ्री रिजर्व पर किसका अधिकार होता है, इक्विटी शेयर फंड का, इक्विटी शेयर फंड का अधिकार हो गया। 80 और 20 को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड बन जाएगा। ठीक है, और यदि हम इक्विटी कैपिटल लेंगे तो सिर्फ 80,000 आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो इसको मतलब हमें हमेशा कितने आफ्टर टैक्स लेना है। आफ्टर टैक्स के लिए कितना हो गया 80,000 माइनस 50% कितना 40,000, मतलब कि आफ्टर टैक्स कितना हुआ प्रॉफिट 40,000। और 40,000 में शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दो, कितना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड 1 लाख पर 11,000,
11,000 बना, तो 11,000 भी माइनस कर दो, ठीक है। 40,000 में से 11,000 गया कितना गया, 29,000। तो इसका मतलब शेयर होल्डर का कितना अधिकार है प्रॉफिट पर, 29,000। तो हम अभी न्यूमेरिकल करते हैं पहले, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, पहले हम आप हमेशा फार्मूला लिखें, हमेशा फार्मूला लिखें। इक्विटी फंड निकालना है ना, तो हमें ये चाहिए पहले इक्विटी शेयर होल्डर फंड चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए। तो प्रॉफिट कितना है हमारा, 80,000, और 50% क्या है, टैक्स है, माइनस कर दिया टैक्स 50%, और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। आपने ये ध्यान रखना, यहाँ में मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड बाद में माइनस किया है, क्योंकि बाद में ही आता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है ना, तो एप्रोप्रिएशन में हम प्रेफरेंस डिविडेंड को लेते हैं, इसलिए बाद में मैंने इसको माइनस किया है, ठीक है। कर दिया, तो हमारे पास प्रॉफिट 29,000 किसका प्रॉफिट आ गया, जिस पर इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार है, क्योंकि हमने प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दिया है, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार है जिस प्रॉफिट पर, वो आ गया हमारा 29,000। और इक्विटी फंड किस क्या आ गया, क्योंकि हमने पेड अप कैपिटल लेनी है 80,000 और प्लस और फ्री रिजर्व, तो फंड आ गया हमारे 1,00,000। तो बस अब सिंपल है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आ गया, 29,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कितना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का लगा हुआ है, फंड कितना है इक्विटी शेयर होल्डर का, 1,00,000 किसी के 29% आ गया, 29% आ गया, रिटर्न ऑन इक्विटी फंड आ गया। यदि हमें क्वेश्चन बोला रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल निकालो, तो ऊपर वाला सेम ही रहेगा, 29,000 है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। नीचे क्या है, इक्विटी शेयर फंड की जगह हमने शेयर कैपिटल लेना है, तो शेयर कैपिटल कितनी दी हुई है उन्होंने, 80,000 दी है, तो हमने डिवाइड बाय 80,000 करना, तो कितना हमारे पास रिटर्न आ गई, 36.25% आ गई, ठीक है। हाँ, शेयर कैपिटल तो कम ही होगी आज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर फंड के कंपेयर में, क्योंकि फंड तो इसका मतलब कि कंपनी काफ़ी टाइम से चली हुई है, तभी तो उसके पास प्रॉफिट रिजर्व पड़े हुए हैं ना, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको इतना पता चल गया रिटर्न ऑन इक्विटी फंड कैसे निकालना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल कैसे निकालना है इस रेशो से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।